हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर जो कि हम गणित शिक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, इकाई 1 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उद्देश्य के बारे में अध्ययन किया था कि उद्देश्य किसे कहा जाता है और उद्देश्य गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य है, हम गणित शिक्षण क्यों पढ़ते हैं व क्यों बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके बारे में अध्ययन किया था। उद्देश्य के बारे में बताया था कि किसी भी कार्य को करने से कोई भी कार्य किया जाता है, उस कार्य के पीछे उद्देश्य अवश्य होता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। तो आज हम गणित शिक्षण में प्राप्य उद्देश्यों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, गणित शिक्षण में प्राप्य उद्देश्यों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी प्राप्य उद्देश्यों के कितने प्रकार हैं, गणित शिक्षण समझा क्या होगा। गणित शिक्षण में प्राप्य उद्देश्यों के प्रकार। अब प्रकारों के बारे में जानने से पहले हम प्राप्य उद्देश्यों के बारे में जानेंगे कि प्राप्य उद्देश्य होता क्या है। कल मैंने उद्देश्यों के बारे में बताया था कि भाई कोई भी कार्य किया जाता है और कोई भी कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, उस कार्य के पीछे उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी है कि प्राप्य उद्देश्यों का अर्थ, प्राप्य उद्देश्यों का अर्थ स्थायी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, स्थायी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विषय अध्ययन की कई छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है, जैसे हमने एक डॉक्टर बनने का सपना, लेकिन डॉक्टर बनना है, एक व्यक्ति को क्या बनना है, एक डॉक्टर बनना है और यहाँ तक पहुंचना है, तो वो किसका रहता, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य डॉक्टर बनना। क्या है, डॉक्टर बनना है। उसका मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, डॉक्टर बनना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए छोटे मोटे उद्देश्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। यानी केवल बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए, उन उद्देश्यों को मतलब कि उद्देश्य की प्राप्ति करते हुए तब जाके हम अपने उद्देश्य का प्राप्त होता है। और उन्हीं उद्देश्यों को हम प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। उन्हीं छोटे छोटे उद्देश्यों को क्या कहते हैं, प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। यानी बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एक मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यानी मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें छोटे छोटे उद्देश्यों को मतलब प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना होगा। केवल हम डायरेक्ट अगर कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, छोटी छोटी सफलताओं को प्राप्त करते हुए, यानी वो छोटे छोटे उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। अब जैसे अर्थात इसके छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। यानी मैंने क्या बोला कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। एक पूरी किताब को आप पढ़ोगे तो शायद आपको कठिनाई आएगी। क्या आएगी, कठिनाई आएगी। लेकिन मैं ये बोलूँ, रोज का एक एक पाठ अध्ययन करना, एक एक लेसन याद करना है, तो शायद वो आपको आसान लगेगा। जिससे एक अपन ने कहानी पढ़ी है कि एक बुढ़ा आदमी चारों भाइयों को बुलाता है। जब वो चारों भाई आपस में झगड़ते हैं तो वो मरने वाला होता है, तो उसको चारों भाइयों को बुलाता है और एक लकड़ी की गठरी को बोलता है कि तुम तोड़ दो। वो चारों जने ताकत लगाते हैं लकड़ी की गठरी को तोड़ने, लेकिन वो नहीं तोड़ पाते हैं। लेकिन जब ये बोलते हैं, बड़ा आदमी व्यक्ति बोलता है कि एक एक तोड़ दो, तो एक एक लकड़ी को तो वो सबने तोड़ देते। तब वो उसको ज्ञान देता है कि तुम संगठन में रहो, तुम एक साथ रहोगे तो कोई नहीं तोड़ पाएगा।
लेकिन एक एक चीज को हर कोई तोड़ सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक एक चीज को अगर हम हल करेंगे तो हम मुख्य उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं, मुख्य उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसका लिए मुख्य उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं, छोटे छोटे उद्देश्यों को पूर्ण करना पड़ता है। इसके छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं, इन्हें उस उद्देश्य के प्राप्त उद्देश्य कहते हैं। यानी हमें जो एक मुख्य उद्देश्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। अर्थात उद्देश्य किसी कार्य के वे अंतिम बिंदु है, अर्थात उद्देश्य किसी कार्य के वे अंतिम बिंदु है जिन्हें शिक्षक सीमित समय में प्राप्त करना चाहता है। यानी मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, यानी उसको जल्दी प्राप्त करना चाहता है, तो एवं जिसके लिए उसकी समस्त कार्य प्रणाली उसकी ओर निर्देशित रहती है, उसकी ओर निर्देशित रहती है, तो वो उसको उस उद्देश्य को क्या करता है, छोटे छोटे भागों में बांट देता है। अब कि गणित शिक्षण में प्राप्य उद्देश्य के कितने प्रकार है, उसके बारे में देखेंगे। अब ब्लूम वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक थे। कौन थे? ब्लूम एक मनोवैज्ञानिक थे, वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक थे ब्लूम। कौन थे? ब्लूम थे। उन्होंने पाठ्यक्रम कर छात्रों में होने वाले व्यवहारिक परिवर्तन की खोज की। मतलब एक पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों के होने वाले व्यवहारिक परिवर्तनों की खोज की, उससे ब्लूम टैक्सोनॉमी में निर्देशित किया। उन्होंने जैसे छात्रों में होने वाले परिवर्तनों को अपनी ब्लूम टैक्सोनॉमी पुस्तक में दिग्दर्शित किया। यानी दिखा छात्रों में होने वाले परिवर्तनों को अपने ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी पुस्तक का नाम है, उसमें उसने ये इन चीजों को सम्मिलित किया। जो प्राप्य उद्देश्य कहलाए उन्हें क्रमबद्ध बताया। ब्लूम ने विभिन्न विषयों में प्राप्य उद्देश्यों को निर्धारित किया। गणित शिक्षण में 7 प्राप्य उद्देश्यों को बांटा। प्राप्य उद्देश्यों को विभाजित किया। अब कौन से थे? सबसे पहले था ज्ञानात्मक उद्देश्य। कौन सा था? ज्ञानात्मक उद्देश्य। दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य। तीसरा है ज्ञानोपयोगात्मक उद्देश्य। चौथा है कौशलात्मक उद्देश्य। पांचवा है अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य। छठा है अभिरुच्यात्मक
श्लाघा सॉरी श्लाघात्मक उद्देश्य, यानी ब्लूम ने 7 उद्देश्य गणित शिक्षण में 7 उद्देश्य को विभाजित किया था। पहला था ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य, तीसरा है ज्ञानोपयोगात्मक उद्देश्य, चौथा है प्रश्नात्मक उद्देश्य, पांचवा अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य, छठा अभिरुचियात्मक उद्देश्य और सातवां था श्लाघात्मक उद्देश्य। इन 7 उद्देश्यों को बांटा था। अब अपन एक एक करके 7 उद्देश्यों को अध्ययन करेंगे। मिटा देता हूं। सबसे पहले ज्ञानात्मक, कौन सा? ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य सबसे पहले अपन करेंगे अध्ययन। प्रत्येक छात्र गणित के तथ्यों, सिद्धांतों संबंधी विकारों, प्रक्रियाओं, प्रत्यय, स्वयं सिद्धियों, स्वीकृति पक्षों, परिभाषाओं, परिकल्पनाओं, चिन्ह तथा अन्य विशेष सामग्री का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी गणित शिक्षण में किस किस का ज्ञान प्राप्त करते हैं? जैसे तथ्यों, सिद्धांतों और विकारों, प्रक्रियाओं प्रत्यय पद प्रक्रिया आ गया, और सिद्धि, स्वयं सिद्धियों का अध्ययन करते हैं। यानी इन्हीं के द्वारा अध्ययन करने के बाद में ज्ञान की प्राप्ति अध्ययन कर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति होने पर अर्थात गणित की बातें सीखने पर छात्रों के व्यवहार का परिवर्तन आते हैं। यानी इन प्रक्रियाओं को या उपरोक्त सभी विषयों को सभी विषयों के ज्ञान की प्राप्ति के बाद, सभी विषयों के ज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यवहार परिवर्तन क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी उनके व्यवहार में कुछ क्या होता है? परिवर्तन आते हैं। गणित विषय में यदि छात्रों में निम्न व्यवहारिक परिवर्तन का जाए, अर्थात छात्र गणित की विषय वस्तु सीख ले, तो उनको निम्नलिखित बातों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यानी अगर ये इन बातों को सीख ले तो निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बातों का
ध्यान रखना जरूरी है। कौन सी बातों मैं बता देता हूं। छात्र गणित के पदों प्रत्यय सूत्रों चिन्हों सिद्धांतों व शर्तों परिभाषाओं प्रक्रिया आदि की जानकारी कर लेता है। यानी छात्र गणित के पदों प्रत्यय चिन्हों सूत्रों सिद्धांतों और शर्तों परिभाषाओं और प्रक्रियाओं आदि की जानकारी प्राप्त कर लेता है। यानी जब गणित शिक्षण के बारे में अध्ययन करता है तो इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। अब वो ये क्या चीज है उसके बारे में बता देता हूं मैं। सबसे पहले है पद, उसके बाद है प्रत्यय, उसके बाद में चिन्ह, सूत्र, उसके बाद में सिद्धांत, उसके बाद शर्त, उसके बाद लेते हैं परिभाषा है और लास्ट में है प्रक्रिया। अब मैं आपको बताऊं किससे होता है ये गणित शिक्षण करने के बाद गणित शब्दावली ऐसी है गणित में जैसे कई शब्द आते हैं। पद के बारे में बताओ कि उन पदों को याद करना जरूरी है। जैसे अपने क्रय विक्रय शब्द आते हैं। क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना, यानी इन पदों को याद करना जरूरी है। क्रय जैसे क्रय है, ऐसे शब्द आते हैं। विक्रय प्रतिशत है, दर है और मूलधन है। इन शब्दावलियों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इन शब्दावलियों को ध्यान में रखना जरूरी है। अब प्रत्यय का मतलब होता है कि क्रय और विक्रय इनके अर्थ मतलब इनके मतलब मालूम होना चाहिए। क्रय का मतलब क्या होता है? जैसे क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना। विक्रय का मतलब होता है बेचना। प्रतिशत यानी परसेंटेज यानी, और दर का मतलब होता है जैसे क्या मतलब ब्याज लगाया है, ब्याज बोल सकते हैं। मूलधन यानी रकम। इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चिन्ह में देखो गणित का ज्यादातर चिन्हों का चलता है। जैसे इसको बोलते हैं चूंकि, इसको बोला जाता है क्यों, सॉरी इसलिए, इसको बोला जाता है प्रतिशत, इसको बोला जाता है भाग। ऐसे चिन्हों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर इन चिन्हों के अगर उसको पहचान नहीं है तो वो शायद गणित का अध्ययन नहीं कर पाएगा।
इसी तरह से सूत्र गणित में, संस्कृत में, सॉरी गणित में हमेशा सूत्र चलते हैं। जैसे अपने लाभ का सूत्र है, तो लाभ का क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ऐसे सूत्र याद करना पड़ते हैं, सूत्र को याद रखना बहुत जरूरी है। और सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब होता है कि किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि नहीं, सिद्धांत यानी त्रिभुज की तीन भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कर्ण है जो लंब और आदर्श है, लंबी होती है। ऐसे इन बातों का अंदर समावेश करना चाहिए। इसके मतलब शर्त, कि शर्त का मतलब ये होता है कि कर्ण और लंब और आदर्श है, लंबी होती है, तो ये शर्त है इसकी, ये इसकी क्या है, शर्त है। परिभाषाओं, जैसे त्रिभुज की परिभाषा देने की होती है कि 3 कोणों से घिरीबद्ध आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, 4 भुजाओं से घिरीबद्ध आकृति को आयत और वृत्त कहा जाता है। ऐसी परिभाषाएं हमको याद करनी होगी। फिर प्रक्रिया, प्रक्रिया मतलब हमेशा गणित में स्टेप बाय स्टेप एक क्रम होता है, क्रमबद्धता होती है। बना है कि अगर जैसे आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व करोगे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगा। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला या बीच वाला स्टेप आगे आ जाएगा या ऊपर वाला स्टेप नीचे आ जाएगा। तो वो प्रक्रिया एक गणित में चलती रहती है। बाकी उद्देश्यों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।